नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर है चर्चा बेहद जरूरी, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मेगा बजट के बारे में कि क्या क्या किन किन चीजों पर फोकस है। साथ ही आज की खास चर्चा होगी, मनीष सिसोदिया एक बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और वो मामला है जासूसी का मामला। उसी पर आज हमारी खास चर्चा होगी। और इसके साथ ही बात होगी कि तमिलनाडु सरकार जो स्टालिन की सरकार है, एमके स्टालिन की, क्या उनको जो पदयात्रा है आरएसएस की, उस पर हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद ही भी इतनी आपत्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट से एक मामला और होगा, और वो मामला ये होगा कि चुनाव आयोग ने तो शिवसेना का नाम निशान शिंदे गुट को दे दिया, लेकिन उद्धव गुट उस पर याचिका डाल चुका है, तो उस पर सुनवाई होनी है। और साथ ही और भी होंगे कई अहम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कथित जासूसी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई चलाएगी भ्रष्टाचार का मुकदमा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। भाजपा ने की सिसोदिया की अविलंब गिरफ्तारी और सीएम केजरीवाल की भी भूमिका की जांच की मांग। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव में नेताओं का धुआंधार प्रचार। बीजेपी के स्टार प्रचारकों समेत कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भी कर रही हैं चुनावी प्रचार। दिल्ली में आज आखिरकार हो गए महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के लिए चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मनोनीत सदस्य तो मतदान से रहे दूर, और इस बीच मेयर पद पर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने मारी बाजी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट किया पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का बजट किया पेश। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में 19% की वृद्धि दर अनुमानित। बेंगलुरु में G20 के वित्त उप मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक जारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण साबित होगी यहां हो रही चर्चा। उधर खजुराहो में आज से G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक। कल्चर फॉर लाइफ पर दिया जाएगा जोर। विश्व धरोहर स्थलों का भी दौरा करेंगे G20 देशों के प्रतिनिधि। और चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान देने के आदेश को दी गई है चुनौती। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और बात करते हैं अपने एजेंडों की। और आज का सबसे पहला एजेंडा यूपी का मेगा बजट। जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है। और क्या कुछ खास है इस दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट में कि लगभग 7 लाख करोड़, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगभग 7 लाख करोड़ का बजट पेश किया। 2023-24 के लिए जीएसडीपी में 19% की वृद्धि का अनुमान। वैश्विक मंदी के दौर में भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक, ये यूपी के वित्त मंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा। 2017 के पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, जो अब घटकर 4.2 है, ये विधानसभा में वित्त मंत्री ने कहा। वैश्विक निवेशक सम्मेलन की सफलता से उत्साहित यूपी सरकार ने इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए खजाना खोल दिया है। इस बजट में 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के इस मेगा बजट में गांव, गरीब और किसानों को जबरदस्त प्राथमिकता मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप्स की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मार्च 2017 से अद्यतन 17.62 लाख आवासों को स्वीकृति प्रदान हुई है। छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 3,600 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कौशल विकास मिशन से 6 वर्षों में 12 लाख से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। 4.88 लाख युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार मिला है। 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 2,491 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए। इंफ्रा की बात करें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़, वहीं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 200 करोड़ रुपए। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,631 करोड़ रुपए का बजट में किया गया है ऐलान। यूपी के इस बजट में, मेगा बजट में, राज्य के जिलों में मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 2,538 करोड़ 80 लाख रुपए की व्यवस्था। साथ ही धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए भी बजट में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो ये कुछ बड़ी बातें यूपी के मेगा बजट की। और इस बजट को पेश करने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क लगाए बिना ही ये बजट लाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टैक्स चोरी रोककर राजस्व को बढ़ाया गया, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर इस दौरान हम लोगों ने पेट्रोल डीजल पर जो वैट था यूपी का, उसकी ड्यूटी को कम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाई। और आज अगर आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर एक और डीजल पेट्रोल देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सस्ता है। इसके कारण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं भी प्रदेश के अंदर महंगी नहीं हुई। आम जनमानस को राहत मिला, लेकिन पारदर्शी टैक्सेशन की प्रणाली प्रदेश के अंदर लागू करने, टैक्स चोरी को रोकने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने का परिणाम आज हमारे सामने है। तो बजट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और इस बजट में कुछ बड़ी बातें हैं कि ये पहली बार इतनी बड़ी राशि 7 लाख करोड़ रुपए का ये रिकॉर्ड बजट पेश हुआ है उत्तर प्रदेश में। और जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। और इसमें एक और बात यह है कि गांव, गरीब और किसानों को इस बजट में बहुत बड़ी प्राथमिकता मिली है। साथ ही जो आधारभूत संरचनाएं हैं, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर भी बड़ा निवेश इस बजट में किए जाने की बात कही गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो वैश्विक निवेशक सम्मेलन हुआ था, उस निवेशक सम्मेलन में जिस तरह की सफलता मिली, कामयाबी मिली, उसका पूरा असर इस बजट पर देखा जा सकता है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को लेकर के बड़े ऐलान किए गए हैं। सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये ऐलान किए हैं, वहां के बजट के प्रस्तावों को रखा है। अगर हम इसे देखें तो योगी आदित्यनाथ सरकार का जो ये दूसरा कार्यकाल है, उस दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट है जिसमें कि 7 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कुछ बड़ी बातें ये हैं कि साल 2023-24 के लिए जीएसडीपी में 19% की वृद्धि दर का अनुमान रखा गया है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। साथ ही बेरोजगारी दर की बात भी वहां के वित्त मंत्री ने की है कि जो 2017 के पहले जो बेरोजगारी दर 14.4% थी, वो अब घटकर लगभग 4.2% हो गई है। आशुतोष शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आशुतोष, रिकॉर्ड मेगा बजट, क्या क्या कहें, इसके लिए शब्द की कमी पड़ रही है, लेकिन इतनी बात बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा
गांव, गरीब और किसान, इस पर खास जोर इस बजट में। आशुतोष, बिल्कुल लालचंद, अगर हम एक लाइन में पूरे बजट को कहें तो ये समोचित विकास, उत्तर प्रदेश के समोचित विकास की जो है कहीं न कहीं एक कहानी है, एक अंतरकथा है। खासतौर पर पिछले 7 सालों से लगातार योगी सरकार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से उन एक्सप्रेस वे के किनारे जो है तमाम सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बातें चल रही है। और खासतौर पर आज के बजट में कहीं न कहीं जो अभी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुई थी उसकी छाप भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिस तरह से एक बड़े राशि का निवेश का यहाँ पर प्रस्ताव आया हुआ है, तो कम से कम सरकार को बजटीय प्रावधान करके उस निवेश को धरातल पर उतारने के लिए कहीं ना कहीं जो है उसके लिए एक वातावरण तैयार करना होगा। और सरकार यह जानती है और यही कारण है कि वो युवाओं में कौशल को बढ़ाना चाहती है, जिससे कि जब रोजगार के अवसर पैदा हो तो उनके पास कौशल हो उसको करने का। रोजगार के और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। किसानों के लिए जल प्रबंधन और कम लागत की खेती, लागत कम करने और उनका उत्पादन बढ़ाने, साथ में जो है उनका लाभ बढ़ाने के लिए भी जो है बजट में कई सारे प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा के स्तर को सुधार के लिए प्राथमिक शिक्षा के स्तर से लेकर के विश्वविद्यालय के स्तर तक मुख्यमंत्री ने भी अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि 5 जो है विश्वविद्यालय जो है उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे, जिसमें एक कृषि विश्वविद्यालय होगा। तो इस तरह से अवस्थापना संबंधी जितनी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए कहीं न कहीं इस बजट में जो है प्रावधान किए गए हैं। यह अब तक का उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का यह बजट जो है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यहाँ पर पेश किया। लालचंद, आशुतोष, खासतौर पर 2 आंकड़ों पर जरूर बात करना चाहूंगा। एक तो जीएसडीपी का वृद्धि दर 19%, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है, और एक दूसरी बात जो जीएसडीपी की वृद्धि का आंकड़ा दर 19% है वो तो है ही, इसके साथ बेरोजगारी की दर में जो भारी गिरावट वित्त मंत्री ने विधानसभा के अंदर बताई है, ये दोनों की दोनों जो आंकड़े हैं ये राज्य की अर्थव्यवस्था की एक बहुत अच्छी तस्वीर पेश कर रहे हैं। आशुतोष, बिल्कुल लालचंद, आप थोड़ा इसमें टेलीफोन में दिक्कत होने के कारण आपका प्रश्न जो है मुझे अच्छी तरह से नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से बजट में और खासतौर पर मुख्यमंत्री ने बजट के बाद बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले 7 सालों की मेहनत अब दिखाई देने लगी है। उन्होंने आंकड़ों के साथ, जैसा आप भी बता रहे थे, आंकड़ों के साथ बताया कि बेरोजगारी की दर कम हुई है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, और इसके साथ जो है जो कर संग्रह है वो भी बढ़ा है। और कर संग्रह में जो राजस्व की प्राप्तियां हैं, कह रहे थे कि पहले जो है कम थी, करीब 33% थी, अब जाकर के 44 से 45% तक जो है तमाम बजट में अपना राजस्व उत्तर प्रदेश खुद वसूल कर रहा है और लगा रहा है। लालचंद जी, आशुतोष, साथ ही एक बात और, अगर आप ठीक से सुन पा रहे हो कि जो वैश्विक निवेशक सम्मेलन हुआ उत्तर प्रदेश में, और उस सम्मेलन में जिस तरह से उत्तर प्रदेश को सफलता मिली, निवेशक सम्मेलन की बात कर रहा हूं, उसमें जिस तरह से सफलता मिली, क्या उस सफलता से यूपी सरकार पूरी तरह उत्साहित है? इसीलिए हम देख रहे हैं इतना बड़ा बजट सरकार ने पेश किया है, और खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को, आधारभूत संरचनाओं को काफी प्राथमिकता दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने बजट में। बिल्कुल लालचंद, जिस तरीके से जो है 2018 में इन्वेस्टर्स समिट की जो है यहाँ पर शुरुआत हुई थी, लेकिन 2018 से 2023 आते आते उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, तमाम सारी चीजों को लेकर के निवेशकों के सामने यह सिद्ध करने में कहीं न कहीं सफल रही है कि उत्तर प्रदेश का जो अभूतपूर्व प्राकृतिक संसाधन है, जो यहाँ का मानव शक्ति है, उसका दोहन करके उत्तर प्रदेश का भी विकास किया जा सकता है। यहाँ पर एक औद्योगिक वातावरण है और इस वातावरण में अच्छी तरह से काम किया जा सकता है। और यही कारण था कि लक्ष्य से 3 गुना अधिक जो है निवेशकों का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ, और आज के बजट में वह उत्साह जो है कहीं न कहीं पूरी तौर पर दिखाई देता है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से सरकार कृत संकल्प दिखाई देती है, चाहे वो बजटीय प्रावधानों के माध्यम से और चाहे अपने प्रशासनिक निर्णयों के। ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि ये बेशक मेगा बजट है और कुछ बड़ी बातें इस बजट में हैं। बजट पर जो निवेशक सम्मेलन
की कामयाबी है उसका भी असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़े थे लखनऊ से और हमें इस बजट के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे थे। और अब हम रुख करते हैं आज की खास चर्चा का, और आज की हम जो खास चर्चा करने वाले हैं वो ये कि क्या दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि खुफिया जानकारी पर घिरी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। दिल्ली सरकार के फीडबैक यूनिट का यह मामला है जिसके जरिए राजनीतिक खुफिया जानकारी मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच होने वाली है। फीडबैक यूनिट का गठन दिल्ली सरकार ने कथित तौर पर राजनीतिक दलों, एलजी ऑफिस और अन्य मामले में खुफिया जानकारी के लिए किया था। उपराज्यपाल के भेजे गए पत्र को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली में विवादित शराब नीति में पहले ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं और अब उनके खिलाफ यह भ्रष्टाचार का दूसरा बड़ा मामला है। तो राजनेताओं के खिलाफ जासूसी में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के नेताओं पर भी रखी जा रही थी नजर। इतना ही नहीं, इस विवादित फीडबैक यूनिट के लिए गठन के लिए एलजीसी भी कोई अनुमति नहीं दी गई थी केजरीवाल सरकार के द्वारा। तो आरोप है कि विजिलेंस विभाग सिसोदिया के पास है, तो फिर फीडबैक यूनिट की जरूरत पड़ी ही क्यों, और क्यों इसके लिए अलग से फंड का इंतजाम किया गया। सीबीआई ने 12 जनवरी 2023 को इस मामले में खुफिया विभाग को एक रिपोर्ट पेश की थी और एलजी से मामला दर्ज करने की मांग की थी। तो उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इसकी मंजूरी दे दी थी और अब इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी सीबीआई को केस दर्ज करने और जांच करने की अनुमति मिल चुकी है। तो अब मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं फीडबैक वाले मामले में, यानी कि जब सीबीआई जांच होगी तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। और इस मामले पर दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का क्या कुछ कहना है, उनको पहले सुन लेते हैं। ये कोई साधारण करप्शन का मामला नहीं। दिल्ली देश की राजधानी है और आप राजधानी में बैठकर राजनीतिक दलों की जासूसी करवाएंगे, न्यायिक अधिकारियों की जासूसी कराएंगे, एलजी हाउस या सरकारी कार्यालय उनकी जासूसी करवाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और मनीष सिसोदिया को सीबीआई तुरंत गिरफ्तार करे और इस जासूसी कांड की तह तक जाए तो इसमें और भी चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। यह प्रतिक्रिया दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष की थी। और अब हम इस खबर पर चर्चा करने वाले हमारे साथ दो खास मेहमान अनुजा कपूर जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, और साथ में डॉक्टर पीयूष गोयल जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं, और अनुज यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले अनुज के पास चलता हूं। अनुज, जिस तरह से इसमें सीबीआई जांच को अनुमति मिल गई है, ये फीडबैक वही मामला है जिस पर दिल्ली बीजेपी लगातार प्रदर्शन भी कर रही थी। अब जिस तरह से इसमें सीबीआई जांच को अनुमति मिल गई है, अनुज आगे क्या होना है और क्या मनीष सिसोदिया दूसरी बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं शराब घोटाले के बाद? देखिए लालचंद्र, एक गंभीर मामला है निश्चित तौर पर, क्योंकि ये किसी राजनीतिक दलों के आरोप से नहीं बल्कि सीबीआई ने इस बात को कहा था और खुफिया एजेंसियों को एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी कि किस तरीके से एक फीडबैक यूनिट दिल्ली सरकार ने बनाई है जिसमें मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका काफी अहम भूमिका उसमें रही है। आखिर इस फीडबैक यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी, एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर विजिलेंस विभाग अलग से है और वह भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अंडर में ही आता है। तो इस फीडबैक यूनिट का आखिर आधार क्या था, इसकी जरूरत क्या थी? लेकिन जिस तरीके से लगातार ये भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए थे कि इसके माध्यम से आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं की जासूसी करा रहे थे, इसके अलावा उपराज्यपाल जो सचिवालय है उसकी जासूसी करा रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ही नेताओं पर क्या आम आदमी पार्टी को विश्वास नहीं था कि अपने आम आदमी पार्टियों पर भी इस फीडबैक
फीडबैक यूनिट के माध्यम से नजर रखे हुए थे। तो कुल मिलाकर एक गंभीर आरोप ये लगे थे मनीष सिसोदिया के ऊपर, लेकिन अब जिस तरीके से उपराज्यपाल ने पहले ही मंजूरी दे दी थी इस मामले में जांच कराने की, अब गृह मंत्रालय ने भी सीबीआई को इस मामले में जांच करने की अनुमति दी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी मुसीबत जो है हम कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर आई है। नई आबकारी नीति को लेकर तो भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर उनके ऊपर जांच चल ही रही थी, लेकिन अब इस मामले में भी भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत ही जांच होगी। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास और अनुजा जी से भी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन पहले डॉक्टर पीयूष जोशी। डॉक्टर पीयूष जोशी, क्या जो सिस्टम है, हम जानते हैं कि हमारे यहां एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसी संवैधानिक व्यवस्था में दिल्ली की भी एक विशेष स्थिति है, लेकिन लगातार ऐसे काम किए जाते हैं जिससे ये लगता है कि सिस्टम की समझ अभी तक बनी नहीं है, इतने दिनों तक दिल्ली की सरकार में रहने के बाद भी। इसीलिए कई बार सीमा को उल्लंघन करके और इस तरह का काम करने की कोशिश की जाती है दिल्ली सरकार के द्वारा। डॉक्टर पीयूष, मेरे ख्याल से जो समझ की आप बात कर रहे हैं कि भाई एक सिस्टम है, एक क्वासी स्टेटहुड है, और भारत जो है वो एक कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर के तहत काम करता है। ठीक है, तो वो समझ तो शायद भारत के गृह मंत्रालय, भारत सरकार और माननीय एलजी महोदय में विकसित होना चाहिए कि भाई जो 3 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने आपको डिफाइन कर दी है, उसके अलावा आप बाकी कामों में इंटरफेयर करना बंद कर दें और सुप्रीम कोर्ट में हर बार मुंह की खाना बंद कर दें। तो ये एलजी के, आप देखिए मेयर के चुनाव में आज आम आदमी पार्टी के हर समर्थक को पसंद होना चाहिए कि मेयर बना है पहली बार दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी का। अब मेरा ये कहना है कि जो डिबेट होना चाहिए, चलिए ठीक है, अपनी इस बात पे भी डिबेट कर ही रहे हैं, इसी पे रखते हैं, पर जो कूड़ा साफ करना है, ये करना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। या तो ये गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है या ये गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रही है, पर ये एक लोकतंत्र में तय करने वाली तो जनता होती है। विरोध करने का हर पार्टी को अधिकार है। भी भारतीय जनता पार्टी के पास में एक 2015 का मामला आया, तो तथाकथित कोई विजिलेंस के अफसर हैं पूर्व जिन्होंने ये मामला उठाया और उसके तहत पूरी मशीनरी जो है वो तैयार हो गई। हजारों केसेस सीबीआई के पास में पेंडिंग है। अच्छा, तो उनसे अभी तक चार्जशीट तक फाइल नहीं की गई है और आप चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए, काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपने कहा संवैधानिक व्यवस्था है और आपने मेयर चुनाव का हवाला दिया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार तय किए हैं ना, उसी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ना कि एलजी के क्या अधिकार हैं और दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं। तो उस अधिकार में क्या ये तय होता है, ये तय है क्या कि फीडबैक यूनिट बनाने का अधिकार है दिल्ली सरकार को? क्यों जरूरत पड़ी? देखिए बहुत सीधी सी बात है, ये मामला है 2015 का, ठीक है, और जो जीएनसीटीडी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया 2021 के 2021 के अंदर, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से चैलेंज किया गया है, जिसमें कि अल्टीमेट अथॉरिटी केंद्र सरकार ने बैकडोर से जाके, क्योंकि चुनाव तो जीत नहीं पाते हो आप दिल्ली में। अरे भाई, आप सकारात्मक राजनीति करोगे तो चुनाव जीतोगे, आप लगातार नकारात्मक राजनीति करते हो तो चुनाव हारोगे। तो जब चुनाव हार रहे हो तो बैकडोर से कंट्रोल करना है आपको दिल्ली में, क्योंकि आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी को आउटशाइन करते हुए खुद को तो देख नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी वाले। फीडबैक यूनिट से किसको कंट्रोल करने की कोशिश हुई? अरे भाई साहब, मेरा ये कहना है देयर टू मेनी सिप बिटवीन द कप एंड द लिप। अभी ये इतना लंबा किस्सा है, जब जांच होगी उसके बाद में पता पड़ेगा कि जांच किसी करीबी काम करा उसने अपना। आपको जांच से कोई आपत्ति नहीं है, जांच के बाद जो होगा देखा। जांच से तो कभी किसी को कोई आपत्ति होती ही नहीं है, पर रिसोर्सेज को सही जगह यूज करे सरकार। इतने केसेस है, इतने अपराध बढ़ रहे हैं सब जगह, लौटता हूं, तो कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। लौटता हूं पीयूष जी। अनुजा जी, उनका कहना है जांच से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरी चीज ये कि जो ये मामला 2015 का है तो फिर इसको क्यों हवा दी जा रही है? ये उनका कहना है कि फीडबैक यूनिट का मामला तो पुराना है। मुझे लगता है पीयूष भाई को शायद यही नहीं पता है कि बात मुद्दे की हो ही कहाँ रही है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बड़ी देर से मैं सुन रही हूँ, उन्होंने मुद्दे पे बात नहीं करी, बार बार मेयर पर घूम जाते हैं जैसे पहले की तरह। स्कूलों में बात घुमाना, हेल्थ सर्विस पे घुमा देना, इधर घुमा देना, इस मुद्दे पे बात नहीं करी उन्होंने। उनको मुद्दा पता ही नहीं है, एक्चुअली ही इज नॉट ब्रीफ्ड। इन्हें ये पता नहीं है कि 1 करोड़ इन लोगों ने ऑलरेडी सीक्रेट सर्विस फंड के अंदर डाला था, और किसने डाला था? हेडेड बाय मनीष सिसोदिया। जब आप ये बताइए, एफबीयू जो है उसने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा जुडिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी बनने की क्या जरूरत पड़ गई? जब आपके पास सीबीआई है और विजिलेंस एजेंसी है, आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। आप तो कह रहे थे हम तो करप्शन फ्री हैं, तो जब करप्शन फ्री है तो आपको स्नूपिंग और ब्लैकमेलिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई? जिस तरीके से हमारे प्रदेश के
प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का केस है। मैं तो ये कहती हूँ साथ में एड ऑन में, ये तो देशद्रोही है, देशद्रोही है, अपने ही लोगों के अगेंस्ट इस तरीके के कांड कर रहे हैं कि जहां पर दुख होता है देखकर कि ये सीएम है दिल्ली के। क्या जिनके पास दिल्ली पुलिस नहीं थी तो इन्होंने पंजाब में स्टेट के अंदर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए पंजाब की पुलिस को दिल्ली में लाकर बग्गा को अरेस्ट करवाने की कोशिश करी। सिर्फ बग्गा ही नहीं, देखिए कि किस तरीके से, जी बहुत है, हम तो वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ इनकी अलका लांबा, कुमार विश्वास, बिल्कुल बिल्कुल, इनको तो सिर्फ इनकी याददाश्त को, जिसको कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें बड़े सेक्शन याद आ रहे हैं, तो जरा एक सेक्शन अपने आप में भी झांक के देखिए कि आपका सेक्शन कहाँ खड़ा होता है। जीएचसीटीडी के अंदर क्यों जारी करा गया? ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है आपकी, क्या इसके अंदर जरूरत पड़ गई थी कि 2016 में आपको 17 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को, जो भी रिटायर्ड है, अपने ही देश के अगेंस्ट देशद्रोह बनने की जरूरत क्यों पड़ी आज अरविंद केजरीवाल? यही है सवाल। मनीष सिसोदिया, देखिए स्ट्रॉन्ग अरे मैडम, आप बात कर भी नहीं सकते, आप देशद्रोही किस बिना पे बोल रहे हैं? आप कुछ भी बोलते जाएंगे, नेशनल टेलीविजन के प्रोग्राम सुनते रहेंगे। आप कृपया ध्यान रखिए मैडम, आप देशद्रोही बोल नहीं सकते, अभी तक मामला की जांच तक शुरू नहीं हुई और आप देशद्रोही बोल रहे हैं। देशद्रोह का मामला बनता है या नहीं बनता, ये सीबीआई तय करेगी। आप रोकिए इनको, देशद्रोह का मामला बनता है या नहीं बनता है, ये सीबीआई तय करेगी, एक एक करके। अनुजा जी, सीबीआई जांच जब हो ही रही है तो तय होगा ना कि कौन सा मामला बनता है, देशद्रोह का बनता है। आ रहा हूँ डॉक्टर पीयूष जी आपके पास, डॉक्टर पीयूष जी आपके पास आ रहा हूँ। पहले एक बार मैं जरा अपने संवाददाता अनुज के पास चलता हूँ, जवाब दीजिए। जवाब बिल्कुल जवाब लेंगे। अनुज आप बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या ये आप लगातार आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को बड़ी नजदीकी से देखते रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि अभी तक इन लोगों को सच मायने में जो दिल्ली की संवैधानिक स्थिति है या जो हमारी पूरी संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं समझ में कमी है जो इस तरह का काम कर गुजरते हैं ये लोग? देखिए, सबसे बड़ी तकरार जो रही है हमेशा उपराज्यपाल सचिवालय और दिल्ली सरकार के बीच में, वो पावर्स को लेकर रही है। और हमने ये देखा है कि ये मामला अदालत तक भी पहुंचा है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो संवैधानिक व्यवस्था दिल्ली के अंदर है, दिल्ली सरकार के अंदर है, अगर कोई भी बड़ा फैसला लिया जाता है, चाहे वो कैबिनेट के माध्यम से ही क्यों न लिया जाए, उसकी मंजूरी उपराज्यपाल सचिवालय से ली जाती है। लेकिन अभी तक की जो बात सामने आई है कि जब ये फीडबैक यूनिट को इसका गठन किया गया 2015 में, तो इसकी कोई जानकारी ना उपराज्यपाल सचिवालय को दी गई और ना मंजूरी ली गई। तो निश्चित तौर पर यह भी एक जांच का विषय है। जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी तो जरूर होगा। लेकिन हाँ, ये बात आज जरूर उठ रही है, ये सवाल जरूर उठता है कि अलग से एक ऐसी एजेंसी की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि दिल्ली सरकार के पास अपना सतर्कता विभाग है भ्रष्टाचार के मामले को देखने के लिए। ठीक है, दो सवाल उठ रहे हैं पीयूष जी, बढ़िया से जवाब दीजिएगा। एक तो जरूरत इसकी क्या पड़ी, क्यों बनाया? दूसरी बात यह कि क्यों नहीं इसको एलजी को ये इसकी जानकारी दी गई, या एलजी तक ये बात क्यों नहीं पहुंची कि आप ऐसा कुछ बना रहे हैं? इससे मंशा पर सवाल उठता है कि आप किसकी जासूसी करवा रहे थे। शायद अपने नेताओं की भी, आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी जासूसी करा रहे थे। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि ये सब आरोप हैं अभी, है ना, इसमें से कुछ भी चीज प्रूव नहीं हुई है ना। हाँ, ये बात सच है, ये बात तो सच है कि अभी जांच तो मेरा ये कहना है कि ये चीजें हैं, वास्तविकता में है कि नहीं है। अभी तो डिबेट इसी बात पे है ना साहब, डिबेट इस बात पे तो नहीं है कि ये सब चीजें हो गई है और गिल्टी प्रूव कर दिया है। यदि कोर्ट गिल्टी प्रूव कर दे, यदि माननीय न्यायालय गिल्टी प्रूव कर दे कि ये सब चीजें हुई हैं, तो हम बात करें इन चीजों के ऊपर कि भाई ये क्यों नहीं किया गया, वो क्यों नहीं किया गया। जब सीधी सी बात ये है, मेरा सिर्फ एक ही चीज है, और जो मैं बीच में नाराज भी हूँ, इसीलिए ऑब्जेक्शन मैंने लिया बीच में। मैं नॉर्मली इस तरीके से कभी बीच में इंटरफेयर नहीं करता हूँ, पर ये तरीका गलत है भाई कि भाई जो भी व्यक्ति आपका विरोधी दल है, क्योंकि आप उससे चुनाव में नहीं जीत पा रहे हो, क्योंकि आप उसको उसके काम में नहीं हरा पा रहे हो, इसलिए आप हर किसी को देशद्रोही बना दीजिए। अरे भाई साहब, अभी तो जिस बात शुरू हुई है कि ये कुछ ऐसा एलिजेडली हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ,
क्या ये सत्य है कि झूठ है, क्योंकि हम देख चुके हैं सीबीआई और ईडी किस तरीके से अभी एक्शन ले रहा है। एक जो क्लियर कट मामला है अडानी हिंडनबर्ग का, जिसके अंदर अभी ये क्लियर कट बात हुई कि ऑफशोर कंपनीज में पैसा भेजा गया, उसके ऊपर प्रथम दृष्टया केस बनता है, उसके ऊपर ईडी चुप है, उसके ऊपर वित्त मंत्री चुप है, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ जो स्टेटमेंट दे देते हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं रही, विषय पर रहिए, तो मेरा यही कहना है आज के मुद्दे पर रहिए, कि भाई जांच कर लीजिए, आज के मुद्दे पर रहिए, आज के मुद्दे पर सबसे बड़ी सारी जांच कर लीजिए। मैं आ रहा हूँ अनुजा जी आपके पास आ रहा हूँ, अनुजा जी आपके पास आ रहा हूँ, पहले पीयूष जी को सुन लेते हैं। जितनी जांच करना है सब कर अनुजा जी लीजिए, आपके पास कुछ आ नहीं रहा मिलना। एक बहुत अच्छी हमारी पुरानी कहावत है, पुरानी श्लोक है, सत्यमेव जयते, तो चिंता नहीं करिए आप, जो सत्य है ना उसकी ठीक है, चलिए ठीक है, अब अनुजा जी से जवाब लेते हैं। आप किसी को अनुजा जी, बोल दीजिए, किसी को अनुजा जी, क्रिएट करने की पीयूष कोशिश जी कीजिए। अब अनुजा जी से जवाब लेते हैं। डरे हुए हैं अनुजा जी आप ये बताइए, अनुजा जी इतने पीयूष जी डरे का हुए कहना है, हैं। अनुजा जी पीयूष जी का कहना है कि जांच से उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जब जांच सीबीआई जांच हो रही है तो अभी आप मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग क्यों कर रही है अनुजा जी अभी से? अरे कमाल कर रहे हैं आप, ये तो आ गए यहाँ पे, इनके सबकी हवाइयां उड़ी हुई है, घबराए हुए हैं, ये तो मीटिंग में ही नहीं जा रहे। जी ये बताइए कि आप अभी से गिरफ्तारी की मांग क्यों कर रही हैं? ये तो कह रहे हैं मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पकड़ लेंगे। हाँ। अरे मुझे बजट बनाना है, वो बजट जो मैंने अंटी करना है, इधर डालना है उधर डालना है। हाँ। जा क्या रहे हैं ये? हाँ। 26 को गए, अभी फिर बुला रहे हैं। अरे इनको समझ में आने की जरूरत है कि भाई ये कर क्या रहे हैं, इनका स्कोप क्या है। अरे आप लोग तो एंटी करप्शन से उठ के आ रहे थे ना, आपने लोकायुक्त का गठन कर पाए, सारे वक्त आपको रोना आता है, आप सारे वक्त विक्टिम प्ले कार्ड करते हैं, एलजी हमारा ये नहीं करता, एलजी हमारा ये नहीं करता, मैं एलजी भी बन जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन जाऊं, मैं सीएम भी बन जाऊं, मुझे स्टेट भी मिल जाए। अब दिल्ली क्वाजा स्टेट है, अब ये नई चीजें आती है, भैया वैसे क्वाजा स्टेट है वैसे इन्हें सीबीआई भी चाहिए, ईडी भी। अरे सीबीआई ईडी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे ये उसकी स्नूपिंग करवाते हैं, अरे ये जजों की स्नूपिंग करवा रहे हैं, जज की, आप एलजी साहब की, अपने खुद के लोगों की। अरे कहां पर, कहीं तो कोई तो इंसानियत छोड़ दीजिए आपने। ठीक है, अच्छा चलिए इतनी बात तो साफ है अनुजा जी, इतनी बात साफ है कि पीयूष जोशी जी को भी जांच से कोई आपत्ति नहीं है और अब जांच में देखा जाएगा कि क्या सामने आता है। लेकिन बहरहाल इतनी बात तो जरूर है कि मनीष सिसोदिया शराब नीति घोटाले के बाद इस दूसरे बड़े मामले में मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा जी जुड़ने के लिए, डॉक्टर पीयूष जी और साथ में अनुज आपका भी जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखना होगा कि दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आगे चलकर कितनी मुश्किलें बढ़ती हैं। क्या इतनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी कि सत्येंद्र जैन की तरह उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी क्या आगे चलकर? अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस पर सवाल जरूर होने लगे हैं। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और हम एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही है, और वो है कि आखिरकार दिल्ली को नया मेयर मिल गई है। दरअसल दिल्ली में मेयर पद आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबराय को मेयर पद पर जीत मिली है। शैली ओबराय जो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थी, उनको जीत मिली है। और अगर संख्या की बात करें मतों की, तो शैली ओबराय को 150 और भाजपा की जो प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं उनको 116 मत मिले हैं। आज ही ये महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के चुनाव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो मनोनीत सदस्य थे वो मतदान से दूर रहे। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के लिए हुई वोटिंग में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सबसे पहले वोट डाला। मेयर चुनाव के लिए शैली ओबराय आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार और रेखा गुप्ता भाजपा की प्रत्याशी थीं। एमसीडी के 250 वार्ड के चुनाव 4 दिसंबर को हुए थे, और उसके आंकड़े की बात करें तो आपको 134 और भाजपा को 104 सीटों पर
जीत मिली थी कांग्रेस को 9 सीटों पर जो आज वोटिंग से बाहर रहे और 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत दर्ज की थी। तो कैसा रहा एमसीडी का ये मेयर पद का चुनाव और डेप्यूटी मेयर और जो स्थायी समिति है उसके लिए क्या कुछ हो रहा है? गिरीश निशाना हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, सबसे पहले मेयर के चुनाव की बात कर लेते हैं। देखिए लालचंद्र, मैं आपको बताना भी सबसे पहले मेयर के चुनाव की बात करते हैं। जो फाइनल आंकड़ा रहा वो क्या रहा और किस वजह से आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार है वो जीत गई? देखिए, दिल्ली नगर निगम के अंदर जो महापौर का चुनाव था, अगर उसकी बात की जाए तो आंकड़ों पर नजर डालें तो टोटल 266 वोट आज इस मेयर इलेक्शन में पड़ा, जिसमें से 150 वोट आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय को गए हैं, जबकि 116 वोट जो हैं वो बीजेपी की रेखा गुप्ता को गए हैं और टोटल हार जीत का फैसला 34 वोटों का रहा है। और जो जिस तरह से अगर वैसे बात की जाए कि एमसीडी में जो जीत कर आए थे 250 वार्डों में से, तो उसमें से 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत कर आई थी, 104 सीटों पर बीजेपी जीत कर आई थी, जबकि 9 पर कांग्रेस और 3 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए थे। तो कहीं ना कहीं आज आंकड़ा अलग रहा, क्योंकि वोट जो डालने का राइट था उसके अंदर जो सांसद हैं दिल्ली के, तीनों राज्यसभा सांसद और 7 लोकसभा सांसद, उनको वोट डालने का मौका मिला हुआ था। इसके अंदर वो 10 वोट पड़े थे। इसके अलावा 14 विधायकों ने भी वोट किए थे, जिसमें 13 विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं और 1 विधायक बीजेपी का रहा, जिन्होंने आज वोट डाला। लेकिन कांग्रेस आज नदारद रही, उसमें से केवल एक किसी पार्षद ने कांग्रेस ने वोट डाला है, बाकी 8 जो उनके निगम पार्षद हैं कांग्रेस के, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने इस इलेक्शन का बहिष्कार किया। तो कहीं ना कहीं कुल 116 वोट मिले बीजेपी की रेखा गुप्ता को और 150 वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय को। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी की मेयर दिल्ली के अंदर काबिज हुई हैं और अब उनकी अध्यक्षता में चुनाव आगे का चल रहा है। अब इस समय डिप्टी मेयर का इलेक्शन चल रहा है, उसके लिए भी अभी जो दिल्ली के 7 सांसद हैं उन्होंने वोट डाला है, बीजेपी के जो सांसद हैं, उसके अलावा विधायकों ने वोट डाला है। और अब इस समय जो नंबर चल रहा है वो निगम पार्षदों का है, 250 निगम पार्षद इसमें अपना वोटिंग कर रहे हैं और इसके बाद अभी डिप्टी मेयर का इलेक्शन होने के बाद फिर से उसकी काउंटिंग की जाएगी और काउंटिंग करने के बाद उसके परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद दिल्ली की जो दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव होना है, उसका भी चुनाव इसके बाद होगा। अभी देखना होगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो जाता है लालचंद्र, वो इसलिए महत्वपूर्ण समिति के जब और जो डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं, जब उनका चुनाव होगा तो आपसे फिर ताजा जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जुड़ने के लिए और इस खबर पर ताजा जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली के जो मेयर पोस्ट है, मेयर पोस्ट पर आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय जीत चुकी हैं और डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुनाव होना है। अभी डेप्यूटी मेयर के लिए चुनाव की प्रक्रिया जो है, मतदान की प्रक्रिया, वो चल रही है। और अब बात करेंगे शिवसेना के नाम निशान के विवाद की। दरअसल चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई रखी गई है। उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट गया था इस मामले को लेकर, तो आज उसकी सुनवाई रखी गई है। शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और निशान देने के चुनाव आयोग के आदेश को उद्धव गुट ने चुनौती दी है। पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दे दी थी। साथ ही शिवसेना का जो तीर कमान चुनाव चिन्ह है उसको भी शिंदे गुट को ही आवंटित करने का आदेश दिया था। अब इसके बाद उद्धव गुट ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो शिंदे ग्रुप उनके बैंक अकाउंट को भी हासिल कर लेगा। एकनाथ शिंदे गुट ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर रखा है ताकि अदालत एक तरफा फैसला इस मामले में ना दे और फैसला देने से पहले वो शिंदे गुट को भी बुलाए और शिंदे गुट के पक्ष को भी जाने। हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
बल्कि हमारे साथ शिशिर शेलार जुड़ चुके हैं। शिशिर और विकास सारथी भी जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से, और शिशिर शेलार मुंबई से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जरा एक सुप्रीम कोर्ट से अपडेट ले लेता हूं। विकास, करीब करीब 3:30 बजे का समय था सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का। क्या इस मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है या क्या जानकारी मिली है सुप्रीम कोर्ट से? विकास। विकास, आप तक आवाज आ रही है? जी लालचंद, आप अपना सवाल दोहराएंगे? हाँ, मैं ये सवाल दोहरा रहा हूं कि 3:30 बजे का समय निर्धारित था आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए। क्या इस मामले में क्या है ताजा जानकारी आपके पास? क्या सुनवाई हो रही है, शुरू हो चुकी है या होने वाली है, या सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा मुकम्मल तौर पर? बिल्कुल लालचंद, इसमें कल ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि 3:30 बजे जब संविधान पीठ जो एक और मसला है जो महाराष्ट्र से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें अयोग्यता का एक मामले पर सुनवाई चल रही है, जब उस सुनवाई को पहले पूरा करेगा और उसके बाद ही 3:30 पर इस मामले को लेगा। तो कल ही कोर्ट ने साफ कर दिया था। अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो जाने की उम्मीद है। हालांकि क्योंकि आज बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा कोर्ट के पास, तो मुमकिन है कि आज फिर इस बात पर चर्चा हो कि इस मामले को आखिर आगे कब लिस्ट किया जाए, कब सुनवाई हो, बेंच का स्वरूप क्या हो और किन किन विषयों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। इसके अलावा यह भी तय किया जा सकता है कि कितने जजेस इस मामले की सुनवाई करें, क्योंकि जो दूसरा मामला है जिस पर संविधान पीठ सुनवाई कर रहा है वो 5 जजों की संविधान पीठ है। क्या इस मामले को भी संविधान पीठ को सुनना चाहिए या एक ऑर्डिनरी बेंच में सुनवाई से भी इसमें जो सवाल उठे हैं याचिका में उनको एड्रेस किया जा सकता है? ये सारी चीजें आज डिस्कस होने की उम्मीद है। और आज किसी अंतरिम आदेश की उम्मीद यूं भी नहीं है, क्योंकि पहले भी हम जैसे बात कर रहे थे कि दूसरा पक्ष कैविएट दाखिल कर चुका है, तो उसका पक्ष भी सुनना होगा सुप्रीम कोर्ट को किसी भी इंटरिम अरेंजमेंट के लिए या किसी भी अंतरिम आदेश के लिए। लौटता हूं आपके पास शिशिर। जिस तरह से कि हमने देखा कि चुनाव आयोग के द्वारा जब नाम और निशान का आवंटन शिंदे गुट को हो गया, तो एक एक करके शिवसेना के, चाहे दिल्ली में भी हमने देखा कि संसद में जो शिवसेना का रूम था, शिवसेना का जो दफ्तर था, वो शिंदे गुट को दिया गया। और वहां महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी, क्या कुछ मुंबई में चल रहा है इस मामले को लेकर के? क्या उद्धव गुट इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट गया है क्योंकि उन्हें लगता है कि चाहे शिवसेना का बैंक खाता हो, शिवसेना के दफ्तर हो, शिवसेना की तमाम चीजें जो हैं उस पर अब शिंदे गुट एक एक करके कब्जा करेगा या अपने अधीन लेगा? कब्जा ना कहें बल्कि अपने अधीन लेगा। बिल्कुल, देखिए, हालांकि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का जो आदेश आया उसके बाद अगर देखा जाए तो जो शिंदे गुट है वो काफी एक्टिव दिखाई दे रहा है। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि शिंदे गुट ने हाल ही, मतलब कल ही हालांकि एक लेटर निकाला है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि मीडिया में उनको जो है शिंदे गुट संबोधित ना किया जाए बल्कि उनको शिवसेना करके जो है संबोधित किया जाए, चूंकि इस प्रकार का आदेश इलेक्शन कमीशन के द्वारा निकल चुका है। तो अब वो है वही शिवसेना है, ये एक बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि फिर चाहे पार्लियामेंट्री हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो इसमें जिस प्रकार से सदन में कोई पार्टी अगर होती है तो उसका एक कार्यालय होता है। तो ऐसे में शिवसेना का जो कार्यालय है महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर, उस कार्यालय पे जो है वो अब शिवसेना के पास है, मतलब एकनाथ शिंदे के पास है। वही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी अगर पार्लियामेंट की बात करें तो वहां पर भी शिवसेना का दफ्तर है, वो अब शिंदे के पास रहेगा। हालांकि तो ये जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि एक कारण इसके पीछे ये दिया गया है क्योंकि उनको निशान मिला है, उनको पार्टी का नाम मिला है, इसीलिए ये दोनों जो है उन्होंने अगर देखा जाए ऑफिसर्स है अपने साथ रखे हुए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि कल शिंदे गुट की जो है एक बैठक यहां पर हुई, शिंदे शिवसेना की बैठक यहां पर हुई और उस बैठक में हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक हम कह सकते हैं कि जो कि एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई और उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अब जो है शिवसेना के नेता होंगे, प्रमुख नेता होंगे एकनाथ शिंदे। इससे पहले हमने देखा कि उद्धव ठाकरे जो है शिवसेना के प्रमुख नेता थे, लेकिन अब ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल हुई और उसमें काफी बदलाव किए गए हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि अगर इस पार्टी में कोई भी अगर उल्लंघन करता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके खिलाफ एक कमेटी भी जो है बनाई रखी है। वो कमेटी जो है इसके खिलाफ जांच करेगी, जो है आगे जो भी शिक्षा का प्रावधान है वो करेगी। तो इस प्रकार से कई सारे प्रावधान जो है कल प्रस्ताव रखे गए थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शिवसेना के, जो पारित कर दिए गए हैं। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अगर ये लड़ाई इस वक्त अगर देखा जाए लालचंद जी, तो वो दो फ्रंट पर लड़ाई इस वक्त जारी है शिवसेना के भीतर। एक जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रही है और दूसरी अगर देखा जाए पार्टी को लेकर चल रही है। शिवसेना का मुख्यालय मतलब सेना भवन की अगर बात करें तो सेना भवन, ये कई सारी बातें उठ रही थी कि क्या एकनाथ शिंदे सेना भवन पर भी अपना दावा
कर सकते हैं, क्या शिवसेना के बैंक अकाउंट पर दावा कर सकते हैं। तो हालांकि एकनाथ शिंदे द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कल ही कि जो शिंदे है वो किसी भी प्रॉपर्टी इस प्रकार से या फिर जो भी बैंक अकाउंट की बात करें तो उस पर किसी प्रकार का हक इस वक्त नहीं जता रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि हम विचारों को साथ लेकर है और हम विचारों पर हक जता रहे हैं बाला साहब ठाकरे को, और इसलिए पार्टी से लेकर आगे चल रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अलग अलग फ्रंट पर इस वक्त ये लड़ाई जारी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, रास्तों की बात करें या फिर सदन की बात करें। लौटता हूं विकास, आपके जरिए एक बात समझना चाहेंगे। ये विवाद तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग पहले इस पर फैसला दे। अब चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया है, लेकिन अब भी उद्धव गुट अगर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट गया है, भले शायद कपिल सिब्बल जैसे बड़े नाम हैं वकील, लेकिन क्या उद्धव गुट के लिए कोई गुंजाइश बचती है ऐसी स्थिति में? क्योंकि पहले एक बार यह मामला सुप्रीम कोर्ट से होकर गुजर चुका है। जी लालचंद, जब पहली बार ये सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया था उस वक्त चुनाव आयोग के विचाराधीन था ये जो दोनों पक्षों के दावे थे कि असली शिवसेना कौन है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस वक्त ये जो कार्रवाई चुनाव आयोग में चल रही है वहां जाकर के आप लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेशन दें, वहां पर अपनी बात रखें। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त सुनवाई की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि अगर चुनाव आयोग के किसी फैसले से कोई भी पार्टी एग्रीव होती है तो वो वापस आकर के सुप्रीम कोर्ट में मामले को उठा सकती है। बिल्कुल लेटर स्टेज पर ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था। तो मेरिट्स पर सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं हुई थी उस वक्त, बल्कि पेंडेंसी पर हुई थी और तब कोर्ट ने कहा था कि कोई अंतरिम आदेश देने की सुप्रीम कोर्ट को जरूरत नहीं है, पहले चुनाव आयोग ही इस मामले का निपटारा कर ले। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उद्धव गुट जो कुछ कह रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रॉपर सुनवाई हो सकती है और उद्धव गुट इसीलिए वहां पर गया है। लेकिन इस बीच में शिशिर, जिस तरह से कि लगातार जो शिंदे गुट आप कह रहे हैं कि वो एक्टिव है पूरी तरह से चुनाव आयोग से मान्यता मिलने, बल्कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी इससे सहमत हूं कि हमें उनको शिंदे गुट कहने से बचना चाहिए, शिवसेना ही कहना चाहिए, क्योंकि फिलहाल तो उनको मान्यता मिल गई है ना। तो शिवसेना जिस तरह से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक एक कर अपने चीजों को अधीन पर लेना चाहती है, इसको लेकर के उद्धव गुट की तरफ से क्या प्रतिरोध या किसी तरह की व्यवस्था बिगाड़ने की भी बात हो रही है क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि उद्धव गुट की कार्यशैली ये रही है। देखिए इस वक्त बिल्कुल, देखिए हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से हालांकि जब ये निर्णय आया था इलेक्शन कमीशन द्वारा तो उसके बाद हमने देखा कि बैठकों का दौर था वो शुरू हो चुका था। फिर चाहे मातोश्री की बात करें या फिर सेना भवन की बात करें, स्वयं उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक इसमें बुलाई थी। उसके साथ हमने देखा कि जो विधायक है शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे के साथ है उनकी भी साथ बैठक जो उद्धव ठाकरे ने की थी और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हालांकि अब निर्णय जो भी हो उद्धव ठाकरे ने मन बना लिया है कि लड़ना है और इसीलिए फिर चाहे वो पार्टी का निशान कोई और क्यों ना हो, पार्टी का नाम कोई और क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त वो भी जानते हैं कि काफी मुश्किल डगर है उनके लिए। जिस प्रकार से इस वक्त उनके हाथ में पार्टी का नाम और पार्टी चिन्ह नहीं है, आने वाले समय चूंकि आने वाले समय में देख पा रहे हैं कि मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने आरोप भी लगाए थे कि हालांकि इस वक्त जो निर्णय आया है इलेक्शन कमीशन का कई सारे सवाल खड़े करता है, क्योंकि शिवसेना जो है इलेक्शन को जो है फेस करने वाली है। हालांकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने जो है दोनों गुटों को एक अपना नाम अलग से दिया था और अपना चिन्ह दिया था, लेकिन अब जबकि एकनाथ शिंदे को जो है ओरिजिनल शिवसेना का नाम और चिन्ह मिल चुका है, तो अब उद्धव ठाकरे खेमा अगर देखा जाए इस वक्त थोड़ा अस्वस्थ जरूर है, उसके बारे में बैठक भी कर दिया और काफी आक्रामक भी है। ठीक है, और अब जो और आगे जो कुछ होगा उस पर आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे, विकास से भी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और कि उद्धव गुट को जिस तरह का साथ मिलना चाहिए था उनके अलाइज का, उनके सहयोगी का, जैसे एकनाथ शिंदे को मिल रहा है, उस तरह का साथ उनको मिल नहीं रहा है उनके सहयोगियों का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल जुड़ने के लिए। और इसी के साथ वक्त आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे तो चर्चा करेंगे हम कि आरएसएस से आखिर तमिलनाडु सरकार को आरएसएस की पद संचालन से क्या आपत्ति है। करेंगे इस पर चर्चा, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। स्वागत है ब्रेक के बाद
आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब हम बात करने वाले एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की, और वो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आरएसएस को लेकर देश के अंदर कुछ लोगों में यह जो असहनशीलता है वो क्यों है। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप में एक बेजोड़ सांस्कृतिक स्वयंसेवी संगठन है, उसको लेकर कुछ लोगों को असहनशीलता क्यों है। आरएसएस के पथ संचालन के विरोध में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, जबकि मद्रास हाईकोर्ट से आरएसएस के पथ संचालन को इजाजत मिल गई थी और उसके विरोध में डीएमके सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ विजयादशमी और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आरएसएस का यह पथ संचालन महीनों से लंबित है। डीएमके सरकार ने तमिलनाडु की कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए संघ के कार्यक्रम पर रोक लगाई थी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। तो संविधान के मौलिक अधिकार के तहत देश में सभी को बोलने की आजादी और कार्यक्रम को लेकर छूट है, तो फिर ऐसा प्रतिबंध सिर्फ एक संगठन पर ही क्यों। सहनशीलता और असहनशीलता की बड़ी बहस के बीच संघ को लेकर ऐसी सोच क्या तुष्टीकरण के आरोप को बल नहीं देती। मद्रास हाईकोर्ट ने 22 सितंबर 2022 को आरएसएस के पथ संचालन की इजाजत देते हुए इसके लिए कोई एक दिन निर्धारित करने के लिए कहा था, सिर्फ एक दिन। लेकिन देखिए कि स्टालिन सरकार को हाईकोर्ट का ये एक दिन के लिए दिया गया फैसला भी पसंद नहीं आया। हाईकोर्ट ने कहा था साफ तौर पर कि लोक कल्याणकारी राज्य में नागरिकों के अधिकार के प्रति राज्य सरकार का अलग अलग नजरिया नहीं होना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए फैसला दिया था कि आरएसएस की सभाओं को अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन तमिलनाडु की डीएमके की जो स्टालिन सरकार है और राज्य की पुलिस है, वो अभी तक अपनी जिद पर ही अड़ी हुई है। अपनी जिद पर जाहिर है कि यह एक संगठन के प्रति राज्य सरकार की असहनशीलता है, जो वोट के फायदे के आधार पर सभाओं और प्रदर्शनों की इजाजत देती है। तो सवाल यही उठ रहा है कि असहनशीलता क्यों। इस सवाल को लेकर चल रहे हैं अपने सलाहकार संपादक, वरिष्ठ सलाहकार संपादक अशोक श्रीवास्तव के पास। अशोक, आखिर ये सवाल उठ रहा है कि क्यों ये असहनशीलता, और दूसरी बात ये कि आरएसएस, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है ना, कुछ ही महीने पहले की बात, जब भारत जोड़ो यात्रा वहां से गुजरी तमिलनाडु से, तो उस यात्रा को अनुमति दी जा सकती है, आरएसएस के पथ संचालन को नहीं। आखिर क्या है इसके पीछे अशोक? वही तुष्टीकरण वाला वोट की राजनीति। देखिए लालचंद, बिल्कुल ये जो है तुष्टीकरण का मामला है, वोट बैंक की राजनीति है। आप जानते हैं तमिलनाडु और केरल में जो राजनीति है वो एक अलग खास किस्म की राजनीति है, और वहां पर आप जानते हैं कि बीजेपी और संघ जो है वहां पर काफी सालों से सक्रिय है। बल्कि केरल के बारे में तो कहा जाता है कि वहां पर उत्तर भारत में शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जितना स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, उतना जो है केरल में स्ट्रांग है। लेकिन होता क्या है लालचंद, जब तक आरएसएस अपना काम करता है तब तक जो है किसी को उस तरह से तकलीफ नहीं होती। लेकिन जहां पर आप देखते हैं आरएसएस के काम के कारण जब एक माहौल बदलने लगता है, तुष्टीकरण के जो माहौल होता है उसके खिलाफ एक जनमत तैयार होने लगता है, लोगों को लगने लगता है कि यहां पर जो है तुष्टीकरण नहीं, यहां पर जो है बांटने की राजनीति ना हो, वहां पर जो है आरएसएस के ऊपर हमले बढ़ जाते हैं। आप ये देखिए केरल में क्या, ये सहिष्णुता असहिष्णुता की बहस जो है बहुत लंबे समय तक चल रही है। लेकिन आप देखिए कि इससे बड़ी असहिष्णुता क्या हो सकती है कि केरल में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है तो वहां लेफ्ट के लोग जो हैं वो लेफ्ट के जो वामपंथी जो पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता, उनके बाकी लोग वहां पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं। अब तमिलनाडु में इस मॉडल को जो रिपीट किया जा रहा है कि कैसे आरएसएस को दबाया जाए, इसको लेकर के लालचंद एक बात समझनी पड़ेगी कि दरअसल हो क्या रहा है। बीते कुछ समय से बीजेपी तमिलनाडु में, हालांकि राजनीतिक तौर पर तमिलनाडु में बीजेपी ताकतवर नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखेंगे तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, जो अन्नामलाई, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, अन्नामलाई के नेतृत्व में इस वक्त जो है तमिलनाडु में जो ये सोकॉल जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसके खिलाफ माहौल बनने लगा है। अभी आप देखिए कि तमिलनाडु के अंदर राज्य सरकार के साथ मिलीभगत के साथ 6 ऐसे मंदिर जो 1.5 से 2000 साल पुराने मंदिर हैं, उनको वक्फ ने जो है एक्वायर कर लिया उनकी जमीन। ये खबरें जो है राष्ट्रीय मीडिया में आती हैं, इन खबरों के खिलाफ जो है तमिलनाडु में लोग जो है जमा होते हैं। केरल में मंदिरों पर भगवा झंडा ना लगे उसको लेकर राज्य सरकार वहां सक्रिय हो जाती है। तो हो क्या रहा है इस वक्त में दिखाया था। जी एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं। आप जुड़े हैं तो आपसे एक चर्चा मुझे और भी करनी है, वो ये
कि वो गिरोह कहां है अशोक, जो नेशनल और इंटरनेशनल गिरोह है, जो आजादी के चैंपियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के चैंपियन, उनको ये महीनों से जो आरएसएस के इस कार्यक्रम पर तमिलनाडु सरकार रोक लगा रही है, तो वो गिरोह कहां है? कहीं नजर आ रहा है वो गिरोह, मोमबत्ती गैंग वाला? देखिए लालचंद, जाहिर सी बात है कि ये एजेंडा होता है, आप समझते हैं अच्छी तरह से कि ये जो चाहे असहिष्णुता, भारत असहिष्णु हो गया है, भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये सारे जो हैं, ये जो जिन गिरोहों की बात कर रहे हैं, ये एक एजेंडा के तहत करते हैं। आप देखिए कि बीबीसी की फिल्म जो है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ जाकर के वो बीबीसी फिल्म बनाता है। उस बीबीसी की फिल्म को दिखाने के लिए तमाम वामपंथी छात्र संगठन, कांग्रेस और ये तमाम लोग जो हैं, केरल में अगर कहें तो केरल में स्टालिन की सरकार जो है उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं। लेकिन वहीं इनका दूसरा रुख देखिए कि वो आरएसएस के कार्यक्रम पे और पथ संचलन, मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें एक सबसे बड़ा झोल मालूम है लालचंद क्या है, कि इसको जो है पीएफआई से जोड़कर देख रहे हैं। कह रहे हैं क्योंकि पीएफआई पर प्रतिबंध है और पीएफआई के प्रतिबंध के कारण जो है वहां पर माहौल खराब है और इस्लामी संगठन जो है वो इस तरह से जो है हमला कर सकते हैं, आरएसएस के ऊपर हमला कर सकते हैं, जिससे आरएसएस को खतरा है और उस लोगों को भी खतरा है। तो वो ये कहीं ना कहीं एक जो लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है बार बार जो है देश की राजनीति में, आरएसएस और पीएफआई की, ये उसके उस सोच का भी नतीजा है। क्योंकि यहां पर कोर्ट में जो है कह रहे हैं कि देखिए पीएफआई के लोग जो है वो लोग भी रैली निकालना चाहते थे। अगर पीएफआई के लोग रैली निकालना चाहते तो उसका आरएसएस से क्या संबंध हो सकता है? और मत भूलिए कि दरअसल आरएसएस पर जो है इससे पहले 3 बार जो है प्रतिबंध लगाने की कोशिश हुई है, लेकिन तीनों बार अदालतों में जब भी गए हैं इस मामले में मुंह की खानी पड़ी है। तो आप आरएसएस को बढ़ने से वैसे नहीं रोक सकते, आरएसएस की शक्ति बढ़ने से नहीं रोक सकते, आरएसएस को काम करने से नहीं रोक सकते, तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाकर रोक देते हैं। और प्रतिबंध लगा के भी जब नहीं रोक पा रहे कोर्ट में, तो उनका तरीका यह है कि किस तरह से आरएसएस की गतिविधियों में बाधा डाली जाए। तो ये पूरा का पूरा एजेंडा लालचंद यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये एजेंडा दिखाई पड़ रहा है, और एजेंडा जो तमिलनाडु की सरकार है, स्टालिन सरकार, उस पर तो सवाल है ही, और सवाल, गंभीर सवाल उस गिरोह पर भी है कि वो उनका जो दोगलापन, उनका जो दोगला चरित्र है, वो सबके सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो हमारे वरिष्ठ सलाहकार संपादक अशोक श्रीवास्तव जुड़े थे इस खबर पर कि तमिलनाडु सरकार किस तरह से लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।